हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है? अच्छे से चल रहा है? देखो, ठंड का मौसम है, थोड़ा तबीयत का ख्याल रखें। बाकी लेक्चर्स आप देख रहे हैं, समय पर आपको लेक्चर्स मिल ही जाते होंगे। पढ़ाई पर भी अपना फोकस रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं? चलो, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो लेक्चर होने वाला अपना, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे होने वाला है। अब कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? तो हमने जो लास्ट 2 लेक्चर 3 लेक्चर हैं, एक तो स्पेक्ट्रम वाला और एक जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज हैं एटम की, उनके ऊपर आज के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो होने वाला है। तो समय हम गवाएंगे नहीं और सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखते रहे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन विजिबल रीजन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो कौन सी सीरीज है जो कौन से रीजन में आती है? विजुअल रीजन में। तो मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब डिटेल से समझाया था, तब मैंने कहा था कि वहाँ लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये काफ़ी सीरीज बनती है। और जो लाइमन सीरीज होती है वो आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, और जो बामर सीरीज होती है वो आती है बेटा किसमें? जो बामर सीरीज है वो आती है किसमें? विजिबल रीजन में। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर कौन सा जाने वाला है? बामर सीरीज। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके सेकंड बोहर ऑर्बिट में, यानी कि दूसरे कोष में या दूसरी बोहर कक्षा में, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होने वाली? देखो, मैं आपको बताऊं, डी ब्रोगली जो था उसने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ये वाला थ्योरी दिया, मतलब पदार्थ की द्वैत प्रकृति वाला सिद्धांत दिया। वहां पर लैम्बडा और जो पी है, द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। ड्यूअल नेचर का मतलब है कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल है वो 2 टाइप की नेचर शो करता है, एक पार्टिकल की और एक वेव की। और डी ब्रोगली ने इन दोनों नेचर्स का एक रिलेशन निकाला था, वो था लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पाई, सॉरी एच अपॉन पी। लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी क्या था यहाँ? मोमेंटम, संवेग। क्लियर है? और उसके फिर एप्लीकेशन हमने देखे थे, लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी, लैम्बडा और वोल्टेज, लैम्बडा और बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस है उनके बेटे में। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? बोहर ऑर्बिट दे रखा है और उसकी रेडियस भी बात कर रखा है, ए नोट की। तो यहाँ पर हमें कौन सा रिलेशन लगाना है? रेडियस और डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ देखो, तो एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है एन लैम्बडा इक्वल्स टू होता है क्या? 2 पाई आर। क्लियर है कि नहीं बेटा? और अब ध्यान से देखो कि एन इक्वल्स टू अगर 1 हो, एन इक्वल्स टू 1 हो और जेड इक्वल्स टू 1 हो, यानी कि सिंपल सी बात कर रहा है ये किसकी? हाइड्रोजन एटम। तो जो आर है रेडियस, उसी को हम क्या लिखेंगे? ए नोट लिखेंगे, यानी कि उसी को बोहर रेडियस कहते हैं। और वो किसके इक्वल है? वो है, वैसे तो अगर एंगस्ट्रोम में देखें तो 0.529 एंगस्ट्रोम होती है, बट यहाँ पिकोमीटर में दे रखा है, तो पिकोमीटर कितना है? 52.9 पिकोमीटर। ये देखो, तो बोहर रेडियस कौन से ऑर्बिट के लिए होती है? एन इक्वल्स टू 1, और जेड का कितना हो? 1, यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट पहली कक्षा के लिए जो रेडियस आती है उसी को हम कहते हैं बोहर रेडियस ए नोट। और ए नोट कितना दे रखा है? 52.9। क्लियर? तो ध्यान से देखो, अब रेडियस का फॉर्मूला क्या था? हमने जब रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था तो ये था क्या? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। देखो, जेड 1 है, अगर एन भी मैं 1 कर दूं तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए नोट। यस कि नो? बट ए नोट कितना है? 52.9। तो देखो, ये सब चीजें अगर एन हम 1 लिख दें तो ये सारी चीजें क्या है? ए नोट है। यस कि नो? क्लियर? तो आर जो सेकेंड बोर, अगर हम एन इक्वल्स टू कितना लिखें? 2, तो एन इक्वल्स जो 2 है उसके लिए जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, R2 निकालना है। तो देखो, 0 कितना है? आर ए नोट कितना है पिकोमीटर में? 52.9।
52.9 इंटू, देखो Z1 हो गया, N1 करेंगे तो ये हो जाएगा, बट N की वैल्यू हम अगर N स्क्वायर कर दें, यानी कि जिस भी बोहर ऑर्बिट से निकालना हो उसका स्क्वायर कर दो, तो उस बोहर ऑर्बिट से रिलेटेड क्या आ जाएगी, रेडियस। तो बताओ यहाँ से R2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 52.9 इंटू N कितना है 2। तो सेकेंड बोहर ऑर्बिट के लिए रेडियस कितनी आ गई, ये आ गई। फर्स्ट के लिए R0 होती है, तो देखो पहले के लिए R0 है तो सेकंड के लिए, तो फिर N स्क्वायर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। थर्ड के लिए ऐसे ही उसको 3 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, 4 के लिए 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 1 के लिए है, हमें 2 के लिए निकालना है तो 2 का स्क्वायर, 3 के लिए निकालना है 3 का स्क्वायर, और 1 के लिए देखो 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, तो 52.9 आ गया सीधा। तो ये R2 आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो हमें क्या करना है, लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो गया 2 पाई, और अपॉन N नीचे ही जाएगा, और इनटू ये क्या हो गई R। अब R भी कौन सी है, R2, क्योंकि हमें कौन से बोहर ऑर्बिट में निकालना है, सेकंड में, तो रेडियस भी कौन से बोहर ऑर्बिट की रखनी है, सेकंड की। तो यहाँ से लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो 2 पाई, N की वैल्यू कितनी है 2, N की वैल्यू कितनी है 2, और इंटू R2 कितनी है 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ मैं 2 स्क्वायर कर देता हूँ, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली लैम्बडा कितना आ गया 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई। तो फाइनली जो आंसर आना है वो 6.211.6, और आगे क्या आएगा पाई, और देखो ये किस में आएगी, पिकोमीटर में, क्योंकि ये पिकोमीटर में आपने रखा था, तो ये R2 किस में आया है बेटा, पिकोमीटर में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई। ए नोट क्या है, ए नोट है जब N इक्वल्स टू कितना हो 1, जब N इक्वल्स टू 1 हो तो ए नोट यानी कि बोहर जो रेडियस वो कितनी देर की है 52.9। हमें 1 से मतलब नहीं है, हमें सेकंड की बात करनी, तो जब फर्स्ट में ये है तो सेकंड में कितनी होगी, तो हमें ध्यान से देखो फॉर्मूले में N स्क्वायर होता है ऊपर, नीचे जेड तो फिक्स है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, 0.529 ये एंगस्ट्रॉम में आता है, ये किस में आता है एंगस्ट्रॉम में, हमें पिकोमीटर में निकालना है, तो देखो पिकोमीटर में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना देर का है ये, तो ये रख दिया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए निकालना है तो N स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो N स्क्वायर, तो देखो 52.9 इंटू N कितना है 2, सेकेंड बोहर ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर पिकोमीटर में। आगे हमने बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, तो आंसर आ गया हमारे पास कितना 211.6 पाई पिकोमीटर। सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस वहाँ से R2 निकालना है और फॉर्मूले में पुट करना है। इसके बाद में हम अगली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पर ध्यान से देखो ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने आपको समझा भी रखा है, ठीक है। आप थोड़ा सा जाएं और इस क्वेश्चन को देखें। मैंने आपको जब बोहर थ्योरी पढ़ाई थी, जब हमने बोहर थ्योरी डिस्कस की थी, तो वहां पे मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था कि जो एनर्जी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो क्या था E2 माइनस E1, ये ग्रेटर देन था, फिर E3 माइनस E2, फिर E4 माइनस E3, फिर E5 माइनस E4, ऐसे। तो फर्दर जब हम आगे चलते जाएंगे तो एनर्जी जो डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव्स द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम बोहर थ्योरी के अनुसार बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा संक्रमण है, ट्रांजिशन है हाइड्रोजन एटम के लिए जो कि सबसे कम एनर्जी का फोटोन देगा। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ हो, कि 6 से 1 में हो, 5 से 4 में हो, 6 से 5 में हो, या 5 से 3 में हो, उसके लिए सबसे कम एनर्जी का फोटोन निकल रहा हो। तो ध्यान से देखो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो देखो 2 से 1 में सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर 3 से 2 में
उससे कम, 4 से 3 में उससे कम, 5 से 4 में उससे कम। तो देखो ये 6 से 1 में आ रहा है, यानी कि हाई एनर्जी से कहाँ रहेगा, लो एनर्जी। यानी कि आपने ये देखा होगा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो हमने डिस्कस किया है, ये N1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे सेल में हम आगे बढ़ेंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो हाई एनर्जी से कहाँ रहा है, लो। तो यहाँ तो एनर्जी ज़्यादा ही मीट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो 6 से 1 में तो बहुत ज़्यादा, 5 से 4 में, फिर 6 से 5 में, 5 से 4 में, फिर ध्यान से देखो E6, E5। तो 5 से 4 में तो ज़्यादा एनर्जी है, 5 से 4 में तो ज़्यादा एनर्जी। ये 6 से कहाँ जाना चाहिए, 5 में, 6 से 5 वाले में कम, 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3 तो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो ये 5 से कहाँ आ रहा है, 3 में, तो इनका डिफरेंस है। तो एनर्जी उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे कम एनर्जी कहाँ आने वाली, सी में। और ये वाला ऑर्डर मैंने पहले भी समझा रखा है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं होता है। ये वाला ऑर्डर मैंने बता रखा है कि कहाँ के लिए एनर्जी ज़्यादा होती है फिर डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि ए 0.66 kg बॉल is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, the associate wavelength will be। ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसका वेट कितना है, 0.66 kg है, वो गति कर रही है किस स्पीड के साथ, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ गति कर रही है। तो हमें ये बताना है कि उस बॉल से जो वेवलेंथ संबंधित होगी, यानी कि तरंग दैर्ध्य वो कितनी होगी। तो ध्यान से देखो हमने कहा था ड्यूअल नेचर में कि जब कोई पार्टिकल स्मॉल के लिए एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ 0.66 kg की क्या है, बॉल है। तो अगर हम अप्लाई करें कौन सा ड्यूअल नेचर जो कॉन्सेप्ट है वो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखो ध्यान से, इसका एक्सप्लेनेशन देखो, अगर हम ड्यूअल नेचर जो थ्योरी है उससे अगर देखें तो यहाँ से लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा H/mb। और H आपको पता है क्या होता है, H होता है 6.6, ठीक है, 6 और आता है बट 6.6 कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। M आपको गिवन है, M आपको 0.66 kg और हमें kg में ही पुट करना है SI यूनिट में। और वेलोसिटी भी हमें गिवन है, v इक्वल्स टू कितना है बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं करना, बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और यहाँ 0.66 इंटू 100। तो फाइनली अगर हम लैम्बडा की बात करें तो देखो 100 से ये 66 हो जाएगा और एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली अपने पास आएगा कितना, 1 इंटू, और इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻35 और ये बचेगा लैम्बडा किसमें, मीटर में। तो हमें कुछ नहीं करना था, बस वैल्यूज पुट करनी थी और सीधा आंसर। तो बताओ आंसर क्या आएगा इसका, आंसर कौन सा आना है, अपना आना है आंसर इसका डी, 1 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या करा है, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिशन इफ associate with an uncertainty in momentum which is equals to 1 into 10⁻⁻18 gram centimeter second inverse, the uncertainty in electron velocity is। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो सुनो हिंदी में। ये जब हमने मेजरमेंट किया एक इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको, ठीक है, तो उस समय हमें क्या पता चला, तो उस समय जो मोमेंटम संवेग में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके संवेग में जो अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितता है, वो कितनी मिली हमें, 1 इंटू 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि संवेग में अनिश्चितता इतनी मिली, ठीक है।
तो हमें क्या पूछा गया है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसमें अनसर्टेनिटी हमें बतानी है। तो आप याद करो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल था वो, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, ध्यान से देखो इधर, कि जो डेल एक्स किसमें, पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनटू डेल पी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा किससे, h/4 से, किससे, h/4 से। तो ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। बट हमें यहाँ x की वैल्यू दे ही नहीं रखा, हमें ओनली किसकी वैल्यू दे रखा है, डेल पी, यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में अनिश्चितता दे रखी। तो एक बात बताओ बेटा, डेल पी याद करो, मैंने आपको बताया था मोमेंटम क्या होता है, mv, मास तो फिक्स है बट वॉल्यूम में क्या आती है, अनसर्टेनिटी। तो डेल पी इक्वल्स टू हो गया क्या, m डेल वी, और हमें डेल पी दे रखा है, m हमें पता होता है इलेक्ट्रॉन का, हम यहां से लिख सकते हैं m इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो वैल्यू किस में दे रखी है, ग्राम में, तो m इलेक्ट्रॉन 9.1 होता है, वैसे 9 भी आप मान सकते हो, तो 9 × 10⁻⁻, कितना होगा, -28, ये किस में होता है, ग्राम में। तो मास आपको पता है, डेल पी आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, डेल वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो यस कि नो। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि जो डेल पी है, ठीक है बेटा, वो क्या हो जाएगा, m डेल वी, और हमें डेल वी निकालना है, तो डेल वी यहां से क्या आ जाएगा बेटा, डेल पी अपॉन m, और ये किसका है, इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी। डेल पी कितना गिवन है बेटा, डेल पी गिवन है 1 × 10⁻⁻18, और अनसर्टेनिटी मास में कितनी, सॉरी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम यानी कि संवेग में अनिश्चितता अपॉन me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9 × 10⁻28, ये होगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 8 ऊपर 28 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 18 28 ये हो जाएगा 10⁻10 इंटू, और 1/9 अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो 1/9 हो जाएगा 0.011, ठीक है, इंटू 10⁻10, और फाइनली अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये अपने पास आएगा 1.1। भाई देखो पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1.1, तो एक पावर कम हो जाएगी, इंटू 10⁻9, ठीक है, और ये वेलोसिटी है, तो सेंटीमीटर में मीटर में वेलोसिटी, तो यहां आ जाएगा cm/s, ठीक है, तो ये आ जाएगा cm/s। तो अब 1.1 × 10⁻9 चेक करना है, मतलब फर्स्ट, तो आंसर कौन सा आएगा बेटा, इसका फर्स्ट आएगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। आपको डायरेक्ट किसमें अनसर्टेनिटी दे रखी है, मोमेंटम यानी कि संवेग में अनिश्चितता दे रखी है। आपको पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में, तो डेल पी क्या होता है, m डेल वी, डेल वी क्या है, वेलोसिटी में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो डेल पी दे रखा है, m आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, डेल पी की वैल्यू यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, तो मास भी ग्राम में पुट करेंगे, ग्राम में कितना होता है, 9 × 10⁻⁻28 लिखा रखा है, और केजी में 10⁻31 हो जाता, ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है और आ गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। अब क्वेश्चन कह रहा है जो अनसर्टेनिटी है यानी कि अनिश्चितता है, किसमें, स्थिति पोजीशन में, और मोमेंटम संवेग में, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो जो वेग है उसमें अनिश्चितता आपको निकालनी है, ठीक है। तो फिर से हम वही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ लगाएंगे। बताओ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल्स टू होगा मल्टीप्लीकेशन इनका किसके, h/4 के, यस कि नो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेल एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी, स्थिति में अनिश्चितता,
बराबर है किसके, डेल पी के, यानी कि संवेग में अनिश्चितता के। तो क्या यहाँ डेल एक्स की जगह मैं डेल पी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो बताओ यहाँ डेल एक्स की जगह मैं क्या रख दूँ, डेल पी, और ये भी क्या है, डेल पी, और ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है कि नहीं। देखो डेल पी तो ये हो जाएगा क्या, डेल पी स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई। डेल पी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डेल वी स्क्वायर। भाई डेल पी क्या होता है आप मुझे बताओ, डेल पी संवेग में अनिश्चितता, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होती है, एम डेल वी तो होता है। तो डेल पी की जगह अगर मैं एम डेल वी लिखूंगा तो एम डेल वी का स्क्वायर होगा तो एम स्क्वायर और डेल वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, या तो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। चलो इसको थोड़ा सा इधर आगे और सोल्व कर लेते हैं आप। तो ध्यान से देखो एम स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर बच जाएगा डेल वी स्क्वायर। तो डेल वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। यस, यहां से हमें डेल वी निकालना है, तो इधर स्क्वायर रूट, तो एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर। तो फाइनली डेल वी इक्वल्स टू क्या गया, देखो एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 2, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2m। भाई m भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट में कौन बच गया, h अपॉन पाई, h बच गया और पाई बच गया। तो बताओ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आ गई, 1/2m स्क्वायर रूट h अपॉन पाई, और इसका मैच करते हैं तो ये रहा 1/2m रूट h अपॉन पाई। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन और हमने कंप्लीट कर लिए, तो 6 क्वेश्चन अपने हो गए। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो, और कॉन्सेप्ट हमने जो लेक्चर्स हैं उनमें ढंग से क्लियर किए। यस कि नो, क्लियर है। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके चलो बच्चों, 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, ध्यान से देखते रहो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास आपको गिवन है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁴ सेंटीमीटर। देखो जो वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर में है और ये ग्राम में है, और यहाँ पर ध्यान से देखो एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी, और एच की वैल्यू अर्ग में दे रखी है। ठीक है, तो ये सभी CGS में आ गए, MKS में कोई नहीं है, सारे CGS में। ठीक है, तो अब इधर ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन लो कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है किसी इलेक्ट्रॉन की, और जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 × 4, एक मिनट, अनसर्टेन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसकी एक्यूरेसी कितनी है, 0.001%। मतलब उस वेलोसिटी में एक्यूरेसी कितनी है, 0.001% है। तो हमें बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होने वाली है इनमें से। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड से, बट उसकी एक्यूरेसी कितनी है, 0.001% ही है। तो उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास दे रखा है, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसमें क्या निकालनी है, अनसर्टेनिटी। तो एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर आप, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अनसर्टेनिटी है तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है क्या कहता है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू क्या होने वाला है, h अपॉन 4 पाई। यस कि नो, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, डेल पी। तो इधर आ जाओ भाई फटाफट से, डेल पी क्या होता है, डेल पी इक्वल्स टू होता है m डेल वी। अब देखो डेल वी है तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 3 × 10⁴, बट उसकी एक्यूरेसी कितनी है, 0.001%। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, तो देखो 3 × 10⁴, ये तो वेलोसिटी है, बट एक्यूरेसी कितनी है उसकी, 0.001%। परसेंट को कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है बेटा, ठीक है, ये काम की चीज़ है, इधर ध्यान से देखो,
तो यहाँ से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपनी कितनी आने वाली है, ठीक है, तो 10 टू दी पावर 2, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से आएगी 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से डेल पी क्या हो जाएगा, डेल पी इक्वल्स टू आ जाएगा एम, एम की वैल्यू वो रही 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28, ठीक है, और इंटू वी कितना है 0.3, क्लियर। तो डेल पी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो डेल एक्स आ जाएगा। चलो आ जाओ, तो डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच अपॉन 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22.7 और इंटू डेल पी यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आगे देखो आप, तो डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया एच, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -27 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 22, 7 है तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 7, क्लियर, और इंटू डेल पी कितना है ये रहा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28 और इंटू 0.3। ये अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करना है तो ध्यान से देखो इधर ये 28 है ऊपर जाएगा तो माइनस ये प्लस, तो फाइनली डेल एक्स जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा 6.62 इंटू 7 इंटू 10 और अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 9.1 इंटू 0.3, क्लियर है। चलो तो ये इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 और ये 0.6 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कल डिवाइड कर दिया, ये कितने टाइम चला गया 5 टाइम चला गया, ठीक है। फिर और डिवाइड कर दिया तो ये 2 और फिर ये 0.3, फिर हमने 0.3 से 0.3 कैंसिल आउट कर दिया, तो फाइनली हमारे पास यहाँ कितना बच गया, यहाँ हमारे पास डेल एक्स इक्वल्स टू 7 इंटू 5 35 और 9.1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 18.2 अप्रोक्स इतना आ गया। तो ऑलमोस्ट अपने पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है, देखो 18 में 18 का देंगे तो 236, तो 1.93 के अप्रोक्स आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 1.93 सेंटीमीटर अप्रोक्स, क्लियर है। तो डिवाइड कर लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा कितना 1.93। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमें कुछ नहीं करना था, डेल पी कैलकुलेट करना है, एम हमें गिवन है, डेल वी हमें क्या करना है फाइंड करना है, एम ये रहा, डेल वी तो वेलोसिटी देखो सॉरी एम अपने को गिवन है, वी निकालना है तो वेलोसिटी है कितनी 3 इंटू 10 टू द पावर 4, बट उसमें एक्यूरेसी कितनी है 0.001%, परसेंट को हटाया डिवाइड बाई 100 किया तो वेलोसिटी आ गई। तो डेल पी यहाँ से क्या आ गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28, एम की वैल्यू पुट कर दी और इंटू डेल वी कितना आ गया 0.3, बस इसको उठा करके इस फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया। समझिए। अगला क्वेश्चन देखो, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिट व्हेन इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट फर्स्ट वुड बी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो ध्यान से सुनना, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ कर लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, वो गिर रहा है इन्फिनिटी से, अनंत से कहाँ आ रहा है स्टेशनरी स्टेट फर्स्ट, मतलब n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो रेडिएशन इमिट करेगा इन्फिनाइट से कहाँ आएगा 1 में आएगा, तो वो क्या इमिट करेगा रेडिएशन, तो उस रेडिएशन से रिलेटेड हमें क्या निकालनी है वेवलेंथ, उस रेडिएशन से रिलेटेड हमें क्या निकालनी है वेवलेंथ निकालनी है। तो एक बात बताओ, वेवलेंथ ध्यान से देखो, हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के लिए हमने न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला देखा था। ध्यान से देखो, n1 लो एनर्जी स्टेट कितना, स्टेशनरी स्टेट फर्स्ट दे रखा है, क्लियर, और यहाँ n2 कितना दे रखा है इन्फिनिटी से आ रहा है, तो वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से लैम्बडा आ जाएगी और लैम्बडा ही हमें कैलकुलेट करना है। तो बताओ यहाँ से 1 अपॉन लैम्बडा
वन अपॉन लैम्बडा आर एच। ध्यान से देखो किसमें दे रखा है, नैनोमीटर, तो हमें आर एच मीटर में रखना पड़ेगा और आर एच की वैल्यू मीटर में कितनी होती है, 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, जेड की वैल्यू, तो ध्यान से देखो जेड, जेड कौन से एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो ये हो गया किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन n1, n1 कितना हो गया 1 स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन n2, n2 कितना हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 और ये 1 है ही, तो फाइनली 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁷, 1 अपॉन लैम्बडा, तो हमें ओनली क्या निकालना है लैम्बडा, तो इसका हम क्या कर देंगे इनवर्स, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो लैम्बडा इक्वल्स टू आ जाएगा 1, लैम्बडा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10⁻⁷, तो ये फाइनली आंसर आएगा, देखो 7 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7 हो गया, और 1 में 1.1 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9, 0.9, ठीक है 0.9, फिर आगे आएगा 1 इंटू 10⁻⁷, ये आएगा इसमें मीटर में, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये ध्यान से देखो -7 है, 0.2 राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा क्या बेटा 91 इंटू 10⁻⁻, देखो 7 था, राइट साइड शिफ्ट किया तो 2 पावर और इंक्रीज हो गई, तो 10⁻⁹, और ध्यान से देखो -9 को हम क्या लिख दें नैनोमीटर, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 91 नैनोमीटर। तो आपके पास आंसर कौन सा आने वाला है, ए बी सी में से ए वाला 91 नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है बेटा, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आओ, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में हमें एसोसिएट विद ए प्रोटॉन मूविंग एट 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक प्रोटॉन से रिलेटेड संबंधित वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, किसमें नैनोमीटर में, और वो प्रोटॉन है वो 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, बोलो ड्यूअल नेचर, और ड्यूअल नेचर एक्सप्लेनेशन देखो यहां पर आप इसका, ड्यूअल नेचर क्या कहती है बताओ, ड्यूअल नेचर कहती है कि लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, पी होता है तो पी को हम एम वी लिख दें, तो यहाँ से हमें लैम्बडा कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन एम, प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻, ध्यान से देखो ऐसा ही में पुट करना है तो केजी, तो केजी में कितना हो जाएगा -27 इंटू, और वेलोसिटी कितनी है 1 इंटू 10⁻3। चलो, तो यहाँ से लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ गया, तो देखो 27 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, यस कि नो, तो 34 में से 7 गया तो कितना हो गया 7 बच गया, तो यहाँ हो गया 6.6 अपॉन 1.67, ठीक है, और डिवाइड में और कुछ नहीं बचा, और इनटू, तो वो ये ऊपर गया तो यहाँ हो गया 10⁻⁻7 बच गया, और 3 और जाएगा ऊपर तो 10⁻⁻3 और हो जाएगा, तो 6.6 और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लैम्बडा इक्वल्स टू, देखो 7 और 3, तो ये हो गया 10 और 1.66 0.6, चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 10⁻⁻10, ठीक है, और 6.6 में डिवाइड करेंगे 1.6 का 67, तो ये हो जाएगा 6.6 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻10, तो लैम्बडा इक्वल्स टू, डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 7, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा,
ठीक है, और 3 पॉइंट समथिंग आएगा और 1 पॉइंट हम कम करेंगे, 3 पॉइंट समथिंग मतलब 0.4 नैनोमीटर का अप्रोक्स आंसर आएगा इसका। तो आंसर आएगा इसका बी। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, तो आंसर अपने हिसाब से कौन सा आएगा, 0.40। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल, तो यही आंसर आएगा इसका 0.40 नैनोमीटर में। क्लियर? उसको आगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देख लेना एक बार सोल्व करके। क्लियर? तो ये हमारे 9 क्वेश्चन यहाँ क्या हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप सीखो ढंग से और सॉल्यूशन कंप्लीट। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। ओके बेटा, तो देखो 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बार्मर टाइप ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 4 to n equals to 2 of He प्लस स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सा ऐसा ट्रांजिशन होने वाला है जिसकी वेवलेंथ जो है वो हीलियम स्पेक्ट्रम में, He प्लस स्पेक्ट्रम में जो बार्मर सीरीज है, ठीक है, बार्मर ट्रांजिशन मतलब 4 से 2 वाला, 2 में आ रहा है तो बार्मर ट्रांजिशन हो गई। तो 4 से 2 में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करता है, बार्मर ट्रांजिशन में आ रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जिसके लिए वेवलेंथ इसके इस ट्रांजिशन के इक्वल होगा। वापस से रिपीट कर देता हूं, एक बार ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि बार्मर हीलियम जो स्पेक्ट्रम है उसका जो बार्मर टाइप का जो ट्रांजिशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4 से कहाँ आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 में आ रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से ट्रांजिशन के इक्वल होने वाली है। यानी कि इस ट्रांजिशन के अंदर जो वेवलेंथ आ रही है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से ट्रांजिशन के इक्वल होने वाली है, इसके 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 या इसके। तो क्वेश्चन ये था कि इस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ जो आएगी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से ट्रांजिशन के इक्वल होने वाली है। समझ गए होंगे शायद। चलो तो एक्सप्लेनेशन देख लो, यहां से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देख, तो स्पेक्ट्रम के अंदर हमने बात की थी कि 1/λ अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो बेटा यहाँ आएगा RH इंटू Z कितना हो गया 1 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लैम्बडा होगी, तो ये हो गई। अगर मैं हीलियम के लिए बात करूं तो 1/λ He प्लस हीलियम के लिए देखो वही RH, हीलियम के लिए Z कितना होता है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या 1/N1, तो 1/N1। ध्यान से देखो N1 बार्मर सीरीज तो 2, तो N1 कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1/N2, तो कहाँ से आ रहा है 4 से, तो ये हो जाएगा क्या 4 स्क्वायर। यस कि नो? तो ये हीलियम के लिए लैम्बडा है और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लैम्बडा है, और ये दोनों इक्वल करनी है, ये दोनों हमें क्या करनी है इक्वल। तो चलो आओ तो इन दोनों को हम इक्वल कर दें, तो देखो ये और ये इक्वल हो गई, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि RH इंटू 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये हाइड्रोजन की ये इक्वल हो गई किसके RH इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 माइनस 1/4 स्क्वायर कितना हो गया 16। देखो RH से RH कैंसिल और ये 1 हो गया, तो यहाँ से देखो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर की बात करें, देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 1/16, तो यहाँ तो आ गया 1 और यहाँ आ गया कितना 4, तो ध्यान से देखो 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा 1/1। अब देखो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं।
माइनस 1/, यहाँ कितना हो गया 4, और देखो 1/4 बचेगा, तो 4 को क्या मैं 2² कर दूं। अब अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं इनको, n1 और n2 को कंपेयर करूं, ठीक है, तो देखो n1 की जगह कितना होना चाहिए 1, और n2 की जगह कितना होना चाहिए 2, तो देखो ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, तो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से कंपैरिजन करने से, कंपैरिजन जब हम करेंगे तो कंपैरिजन करने पर हमें n1 की वैल्यू तो मिलेगी कितनी 1, और n2 की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी 2। तो यानी कि 2 से कहाँ आना चाहिए 1 में आना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बात करें तो 2 से 1 2 से 1 2 से 1, तो n = 2 2 2 n = 1। तो आंसर कौन सा आने वाला है बेटा यहाँ पे डी। तो सिंपल है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ में आ गई होगी बात पूरी। भाई ये और ये तो इक्वल करनी है, वेवलेंथ तो इक्वल करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो गए, आर एस से आर एच कैंसिल, तो ये हो गया और ये 4 तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली इनको स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करके कंपैरिजन कर लिया। सिंपल है। चलो अगला देखो, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 किलोवोल्ट, ठीक है, इज x इंटू 10⁻⁻12 मीटर, द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन कह रहा है कि रेस्ट विराम अवस्था से किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं कितने वोल्टेज के साथ, 40 किलो वोल्ट के साथ, ठीक है, 40 किलो वोल्ट के साथ हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हुआ है उसके साथ जो वेवलेंथ है वो कितनी संबंधित है, x इंटू 10⁻⁻12 मीटर, इतनी वेवलेंथ उससे संबंधित है, ठीक है। तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, x कितना आएगा समझ गए होंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से हमने इतने पोटेंशियल के साथ क्या किया है, एक्सेलरेट। जब वो गति करेगा तो उससे वेवलेंथ संबंधित होगी, और वेवलेंथ संबंधित है कितनी, x इंटू 10⁻⁻12 मीटर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आओ डी ब्रोगली का एक्सप्लेनेशन देखो। तो डी ब्रोगली क्या कहता है, डी ब्रोगली क्या कहता है बताओ। हमने वोल्टेज के साथ रिलेशन निकाले थे, तो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, तो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा, तो ध्यान से देखो, लैम्बडा इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, हमने यहां लिखा था कितना 12.27 यही था, अपॉन √v ये था, या फिर 150 अपॉन √v, यस कि नो। और ये लैम्बडा किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में, यस कि नो। ये लैम्बडा किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। तो चलो आओ आगे देखते हैं इधर। तो 1 अपॉन लैम्बडा ई। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, वैल्यूज पुट करते हैं, तो 12.27 अपॉन वोल्टेज कितना है बेटा, V कितना है 40 किलो, तो 40 इंटू किलो वोल्ट को, तो किलो को 100, और V तो यहाँ से कितना हो गया 4 इंटू 10⁴ वोल्ट। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या 4 इंटू 10⁴, ये हो गया। आगे देखो, तो लैम्बडा ई इक्वल्स टू क्या आ गया 12.27 अपॉन, इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा इंटू 10⁻², और ये सब किस में है, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से लैम्बडा ई इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से ये आ गया 6.13, तो ये आ गया 6.13 इंटू ये 10⁻² पर जाएगा तो 10⁻⁻² हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम का मीन कितना है 10⁻⁻10, क्योंकि 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। तो यहाँ से लैम्बडा ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 इंटू, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻12, और ये क्या हो गया मीटर। तो अब कंपेयर करो, लैम्बडा कितनी है x इंटू 10⁻⁻12, तो -12 तो यहाँ है, तो x की जगह कितना आएगा बेटा 6, तो x की जगह कितना आने वाला है 6, तो आंसर क्या आएगा इसका, सो सिंपल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, सिंपल है कि नहीं है। तो ये एक और क्वेश्चन है, ढंग से समझ लो, कुछ नहीं है, ये वाला रिलेशन हमने निकाल रखा है पहले से, लेक्चर देख लें लास्ट या सेकेंड लास्ट लेक्चर जाके। अगला क्वेश्चन नंबर है 11, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 4th ऑर्बिट। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
यानी कि फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उससे रिलेटेड हमें क्या निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्यान से देखो, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है और जो रेडियस है उसमें एक रिलेशन था। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ देखें, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन था क्या, एन लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब जो आर है, आर, ठीक है, अगर एन इक्वल्स टू 1 हो, कितना हो, एन इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू 1 हो, तो जो आर है वो किसकी इक्वल होती है, आर नोट की। यानी कि हमने देखो ऐसा क्वेश्चन शायद सेकंड ही या थर्ड क्वेश्चन किया था, शायद याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से। तो हमने वहां किया था कि बोहर जो रेडियस है वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से रिलेटेड होती है, तो वो किसके इक्वल है, आर नॉट के, ठीक है। और अगर हम आर क्या निकालें, फोर्थ, तो आर फोर क्या हो जाएगी, तो एक्चुअल में जो आर फोर है वो हो जाएगी क्या, ए नोट इंटू एन, एन स्क्वायर। तो यहां से आर फोर निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ए नोट इंटू एन, एन की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, बस यहाँ पुट कर दो। तो बताओ लैम्बडा हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ हो गया 2 पाई अपॉन एन इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है, ए नोट इंटू 4 स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू बोहर ऑर्बिट कितना है, 4 इंटू ए नोट इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, और 4 इंटू 2 8, तो यहाँ से आंसर आ गया 8 पाई ए नोट। कितना आ गया, 8 पाई ए नोट। तो सिंपल सा है, आंसर कौन सा आने वाला अपना, सी, तो 8 पाई ए नोट। क्लियर। तो देखो बेटा, ये थे क्वेश्चन जो कि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले, और ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज हैं, अनसर्टेनिटी और डी ब्रोगली जो था उसका जो थ्योरी थी, कौन सी, ड्यूअल नेचर थ्योरी, उनके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी आप ट्राई करें, और भी क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व होंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझ गए। तो चलो, आज का लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। बाकी प्रैक्टिस आप खुद करते रहें, ठीक है, और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले देखो, इतना समय देने के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आप करते रहें, दोस्तों को भेजते रहें, कमेंट भी करें। इससे मेरे को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिल जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, तो मैं और थोड़ा सा अपनी एनर्जी के साथ वीडियो लेक्चर शूट करता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। ओके बच्चों।